गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत। इसके अंतर्गत आप लोगों को पाल वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश, चालुक्य वंश से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है, जो कि सेलेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विभिन्न राजपूत राजवंशों द्वारा शासित राज्यों में से निम्नलिखित कौन सा राजपूत राजवंश एवं उसका राज्य सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दक्षिणी राजस्थान के परिहार, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान के चौहान, ऑप्शन सी गुजरात में काठियावाड़ के सोलंकी और ऑप्शन डी है मेवाड़ के चंदेल। क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार, आप लोग क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए। विभिन्न राजपूत राजवंशों द्वारा शासित राज्यों में से निम्नलिखित कौन सा राजपूत राजवंश एवं उसका राज्य सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेवाड़ के चंदेल। ये सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 736 ईस्वी सन में दिलीक या दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस वंश ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए गहड़वाल, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी परमार और ऑप्शन डी है चौहान। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए पहले ध्यान से। 736 ईस्वी सन में दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस वंश ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देखिए चौहान। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन राजवंश अजमेर के चौहान या चाहमान वंश का सबसे प्रबल शत्रु था? ऑप्शन ए गुजरात के चालुक्य या सोलंकी, ऑप्शन बी तोमर, ऑप्शन सी कन्नौज के गहड़वाल और ऑप्शन डी है चंदेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका कौन राजवंश अजमेर के चौहान या चाहमान वंश का सबसे प्रबल शत्रु था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज के गहड़वाल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन? कन्नौज के गहड़वाल जो थे वो जो है अजमेर के चौहान या चाहमान वंश का सबसे प्रबल शत्रु था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय से गढ़वाल राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह की प्रसिद्ध प्रेम कथा का उल्लेख किस कृति में मिलता है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी हम्मीर महाकाव्य और ऑप्शन डी है पवन दूतम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय से गहड़वाल राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह की प्रसिद्ध प्रेम कथा का उल्लेख किस कृति में मिलता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अपने शिलालेखों में हिंदी के देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन था? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी गहड़वाल, ऑप्शन सी चंदेल और ऑप्शन डी है परमार। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। अपने शिलालेखों में हिंदी के
देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन था? आप लोगों को कई बार मैंने रिपीट किया है कि आप लोग अपने आंसर खुद से सेलेक्ट करके नोट डाउन करते रहा करिए और बाद में आप लोग चेक करिए कि आपसे कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इससे आपको पता चलेगा आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंदेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, चंदेल वंश। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंदेल वंश। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल पर पालों के उपरांत सेन राजवंश के शासन की स्थापना हुई। सेन वंश के शासकों का मूल प्रदेश क्या था? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य भारत, ऑप्शन सी कामरूप और ऑप्शन डी है दक्कन। क्वेश्चन देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करा जा रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए। बंगाल पर पालों के उपरांत सेन राजवंश के शासन की स्थापना हुई। सेन वंश के शासकों का मूल प्रदेश क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्कन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेन वंश के निम्नलिखित में से किस शासक को कुलीनवाद के रूप में प्रसिद्ध उच्च जातियों की श्रेष्ठता स्थापित करने वाले सामाजिक आंदोलन की स्थापना का श्रेय प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सामंत सेन, ऑप्शन बी विजय सेन, ऑप्शन सी बल्ला सेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए क्वेश्चन फिर से, सेन वंश के निम्नलिखित में से किस शासक को कुलीनवाद के रूप में प्रसिद्ध उच्च जातियों की श्रेष्ठता स्थापित करने वाले सामाजिक आंदोलन की स्थापना का श्रेय प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बल्लाल सेन। क्या हो जाएगा? बल्लाल सेन। यहाँ देखिए बल्ला सेन लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, इसलिए आप लोग सही आंसर देख लीजिए क्या होगा, बल्लाल सेन। ठीक है, क्या होगा आंसर? बल्लाल सेन, ये होगा आंसर। ठीक है, बल्ला सेन नहीं, बल्लाल सेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ओल्सले। क्या है क्वेश्चन? ओल्सले हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है, क्योंकि यह एक आकस्मिक सैन्य आक्रमण मात्र था। ऑप्शन बी, इससे भारत जैसे विशाल देश का केवल एक कोना ही प्रभावित हुआ। ऑप्शन सी, अरब लोग सिंध से आगे नहीं जा सके। और ऑप्शन डी उपर्युक्त बी और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है, ओल्सले हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है, क्योंकि यह एक आकस्मिक सैन्य आक्रमण मात्र था। ए ऑप्शन आपका सही होगा। और इसके बाद आप देखिए सी ऑप्शन आपका, अरब लोग सिंध से आगे नहीं जा सके। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी दोनों सही हैं। तो ये आपके ऑप्शन डी में दिया है उपर्युक्त। एक सेकेंड, क्या आंसर इसका हो जाएगा? बी और सी दोनों। देखिए इसका बी और सी आंसर दोनों होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए पहले एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। ओल्सले हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र है, क्योंकि यह एक आकस्मिक सैन्य आक्रमण मात्र था। ऑप्शन बी,
इससे भारत जैसे विशाल देश का केवल एक कोना ही प्रभावित हुआ। ऑप्शन सी है अरब लोग सिंध से आगे नहीं जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, दोनों सही हैं। बी होगा इसका, इससे भारत जैसे विशाल देश का केवल एक कोना ही प्रभावित हुआ। और सी अरब लोग सिंध से आगे नहीं जा सके। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, दोनों सही हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में आकर बसने वाले अरब लोगों ने इस्लामी जगत एवं यूरोप में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के राजदूतों के रूप में भूमिका का निर्वाह किया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका आंसर क्या होगा आप देख लीजिए। ऑप्शन देखिए पहले। ऑप्शन ए है भारत से व्यापार और वाणिज्य के द्वारा। ऑप्शन बी है भारतीय विज्ञान और साहित्य के ज्ञान के माध्यम से। ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है सिंधु तथा मुल्तान से शुरू जिहाद या धार्मिक युद्ध के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। भारत में आकर बसने वाले अरब लोगों ने इस्लामी जगत एवं यूरोप में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के राजदूत के रूप में भूमिका का निर्वाह किया। क्या किया, भूमिका का निर्वाह किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत से व्यापार और वाणिज्य के द्वारा। भारत से व्यापार और वाणिज्य के द्वारा। और ऑप्शन बी है भारतीय विज्ञान और साहित्य के ज्ञान के माध्यम से। इस तरह से आपका आंसर होगा उपर्युक्त ए और बी दोनों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक सेकेंड फिर से देखिए इसे ज़रा सा, क्या आंसर होगा। देखिए यही क्वेश्चन था 9 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, उपर्युक्त दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारत आने वाला वह कौन अरब यात्री था जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन ए अलमसर, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी अल हज्जाज और ऑप्शन डी है, देखिए ऑप्शन डी है अल मंसूर। क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन एक बार समझिए पहले। भारत आने वाला वह कौन अरब यात्री था जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल बरूनी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में आने वाला वह कौन अरब खगोल शास्त्री था जिसने वाराणसी जाकर और वहां एक दशक तक रहकर संस्कृत और खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अलहमसर, ऑप्शन डी अलबिदारी। क्या है क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार। भारत में आने वाला वह कौन अरब खगोल शास्त्री था जिसने वाराणसी जाकर और वहाँ एक दशक तक रहकर संस्कृत और खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलमसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलमसर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह पाल राजा कौन था जिसे लोक प्रचलित बंगाली परंपराओं बंगाली परंपराओं, लोकगीतों तथा गाथाओं में अमर बना दिया गया है। ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी है गोपाल और ऑप्शन डी है आपका महिपाल प्रथम। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। वह पाल राजा कौन था जिसे लोक प्रचलित बंगाली परंपराओं, लोकगीतों तथा गाथाओं में अमर बना दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल। क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रतीक या प्रतिमा वाग्देवी की मूर्ति को किस समकालीन नरेश द्वारा मूलतः शिल्पित एवं प्रतिष्ठापित कराया गया था? ऑप्शन ए भोज परमार, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ चौहान, ऑप्शन सी कुमारपाल चालुक्य, ऑप्शन डी है विद्याधर चंदेल। क्या है क्वेश्चन फिर से देखिए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रतीक प्रतिमा वाग्देवी की मूर्ति को किस समकालीन नरेश द्वारा मूलतः शिल्पित एवं प्रतिष्ठापित कराया गया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोज परमार। आप लोग अपने आंसर नोट करते रहिए, आप रीचेक करिए बाद में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह चंदेल राजा कौन था जिसने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग में संगम पर अपने जीवन का अंत कर दिया था? ऑप्शन ए धंग, ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी है यशोवर्मन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वह राजा थे धंग। ठीक है, वह चंदेल राजा कौन थे? धंग थे, जिसने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग के संगम पर अपने जीवन का अंत कर दिया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असम का वह कौन सा शासक था जो प्राची या प्रदीप या पूर्व का प्रकाश कहा जाता था? क्या है क्वेश्चन देखिए फिर से। असम का वह कौन सा शासक था जो प्राची, प्रदीप या पूर्व का प्रकाश कहा जाता था? ऑप्शन ए ब्रह्मपाल, ऑप्शन बी इंद्रपाल, ऑप्शन सी विद्यानाथ, ऑप्शन डी है बल्लभ देव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? असम का वह कौन सा शासक था जो प्राची या प्रदीप या पूर्व का प्रकाश कहा जाता था? तो वो थे इंद्रपाल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह कहा जाता है कि तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के वास्तविक कारण समकालीन सामाजिक व्यवस्था में निहित है, क्योंकि ऑप्शन ए घोर जातिवादी समाज में देश की प्रतिरक्षा का संपूर्ण दायित्व राजपूतों के कंधों पर था, ऑप्शन बी इसके कारण समाज के अन्य लोग मनोवैज्ञानिक रूप से सैनिक सेवा के लिए अयोग्य करार दिए गए, ऑप्शन सी है क्योंकि देश की प्रतिरक्षा का दायित्व राजपूतों पर था, अतः तुर्कों के विरुद्ध एक संगठित मोर्चा बनाने के राष्ट्रीय संकल्प को गहरा आघात पहुंचा, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि यह कहा जाता है कि तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों के पराजय के वास्तविक कारण समकालीन सामाजिक व्यवस्था में निहित है, क्योंकि ऑप्शन ए देखिए क्या है, घोर जातिवादी समाज में देश की प्रतिरक्षा का संपूर्ण दायित्व राजपूतों के कंधों पर था, करेक्ट है। इसके कारण समाज के अन्य लोग मनोवैज्ञानिक रूप से सैनिक सेवा के लिए अयोग्य करार दे दिए गए थे, ये भी ठीक है। सी है क्योंकि देश की प्रतिरक्षा का दायित्व राजपूतों पर था, अतः तुर्कों के विरुद्ध एक संगठित मोर्चा बनाने के राष्ट्रीय संकल्प को गहरा आघात पहुंचा, ये भी सही है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर? उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोमनाथ के जिस मंदिर का महमूद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का मंदिर था? क्या है क्वेश्चन? सोमनाथ के जिस मंदिर का महमूद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का मंदिर था? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी कृष्ण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस देवता का मंदिर था? तो शिव का मंदिर था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस बौद्ध भिक्षु को तिब्बत भेजा गया था? ऑप्शन ए दीपांकर श्रीज्ञान, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है पूज्यपाद, ऑप्शन डी है वसुबंधु।
क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, देख लीजिए। 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस बौद्ध भिक्षु को तिब्बत भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपांकर श्री ज्ञान को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। दीपांकर श्री ज्ञान को 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भेजा गया था। ठीक है, कौन वो भिक्षु थे? दीपांकर श्री ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7वीं शताब्दी में जैन धर्म को राज्य संरक्षण प्रदान करने वाला महानतम नरेश कौन था? ऑप्शन ए कुमारपाल चालुक्य, ऑप्शन बी है जयसिंह सिद्धराज चालुक्य, ऑप्शन सी है गांगेय देव कलचुरी, ऑप्शन डी है विद्याधर चंदेल। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए। 7वीं शताब्दी में जैन धर्म को राज्य संरक्षण प्रदान करने वाला महानतम नरेश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारपाल चालुक्य। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारपाल चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9वीं शताब्दी का मेधातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकार था? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी कामंदक नीतिसार, ऑप्शन सी त्रहासूत्र, ऑप्शन डी है नारद स्मृति। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करें, पहले क्वेश्चन देखिए, आप लोग समझिए क्वेश्चन को। 9वीं शताब्दी का मेधातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुस्मृति का। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में सामंतवादी व्यवस्था की गति तीव्र हो जाने का क्या कारण था? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी प्रदेशों की ओर से तुर्कों और अफगानों के आक्रमण, ऑप्शन बी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव, ऑप्शन सी भूमि में अनुदान दिया जाना, और ऑप्शन डी है राजपूतों का उत्थान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत में सामंतवादी व्यवस्था की गति तीव्र हो जाने का क्या कारण था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि अनुदान दिया जाना। मुख्य कारण क्या था? भूमि अनुदान दिया जाना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय सामंतवादी व्यवस्था में राजा और सामंत शासक में क्या संबंध होता था? ऑप्शन ए बहुत घनिष्ठ, ऑप्शन बी बराबरी या समस्तरीय, ऑप्शन सी घनिष्ठ पर अधीनस्थ, ऑप्शन डी है सुदूरस्थ पर समस्तरीय। क्या? सुदूरस्थ पर समस्तरीय। क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारतीय सामंतवादी व्यवस्था में राजा और सामंत शासक में क्या संबंध होता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घनिष्ठ पर अधीनस्थ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिपति के प्रति सामंत शासकों को किस सामंती, क्या है क्वेश्चन देखिए, अधिपति के प्रति सामंत शासकों को किस सामंती दायित्व का निर्वाह नहीं करना पड़ता था? ऑप्शन ए अधिपति के राज दरबार में उपस्थित एवं उसे बलि या कर प्रदान करना, ऑप्शन बी छोटे सामंत शासकों द्वारा अपनी संपत्ति एवं भूक्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए राजा से आज्ञा लेना, ऑप्शन सी है निश्चित संख्या में सेना बनाए रखना एवं राजा को बलि या कर प्रदान करना, ऑप्शन डी है वैवाहिक संबंध करने से पूर्व राजा की अनुमति लेना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से समझिए आप। अधिपति के प्रति सामंत शासकों को किस सामंतीय दायित्व के निर्वाह नहीं करना पड़ता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैवाहिक संबंध करने से पूर्व राजा की अनुमति लेना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यतः किस वर्ग के लोगों को सामंत शासक के रूप में नियुक्त किया जाता था?
ऑप्शन ए प्रशासकीय अधिकारियों एवं सैन्य प्रमुखों या सरदारों को। ऑप्शन बी स्थानीय आनुवंशिक शासकों एवं भूस्वामी कुलीन तंत्र वर्ग से। ऑप्शन सी है जनजातीय जातीय प्रमुखों के वर्गों से। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए। मुख्यतः किस वर्ग के लोगों को सामंत शासक के रूप में नियुक्त किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा प्रशासकीय अधिकारियों, सैन्य प्रमुखों या सरदारों को। सही है। स्थानीय आनुवंशिक शासकों एवं भूस्वामी कुलीन तंत्र वर्ग से ये भी सही है। और जनजातीय जाति प्रमुखों के वर्ग से ये भी सही है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन सामंत शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपाधि का प्रयोग नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए पंच महाशब्द, ऑप्शन बी महामंडलेश्वर, ऑप्शन सी मंडलिक, ऑप्शन डी है महासामंत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए। समकालीन सामंत शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपाधि का प्रयोग नहीं किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंच महाशब्द। क्या हो जाएगा आंसर? पंच महाशब्द। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासक राजवंशों को उनकी राजधानियों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या करना है कि सभी शासक राजवंशों को उनकी राजधानियों के साथ सुमेलित करना है। इस तरह आप देख लीजिए। पहले देखिए गुजरात के चालुक्य, तो ये हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक सेकेंड, फिर से देखिए। एक सेकेंड, अब देखिए गुजरात के चालुक्य, ए का हो जाएगा अनिलवाड़। दूसरा चेदी के कलचुरी, तो इसका हो जाएगा त्रिपुरी। और मालवा के परमार, तो इसका हो जाएगा धारा। शाकंभरी के चाहमान, तो ये हो जाएंगे अजमेर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। क्या हो जाएगा आंसर? 2, 1, 4, 3। देखिए कहाँ पे है 2, 1, 4, 3। देखिए 2, 1, 4, 3। इस तरह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2, 1, 4, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस काल में किस प्रकार के सामंती संबंधों को धीरे धीरे महत्ता प्राप्त हुई? ऑप्शन ए अधिपति को कर या बलि का भुगतान, ऑप्शन बी राजा को करों के अंश का भुगतान, ऑप्शन सी सामंतों के बीच पदक्रम, ऑप्शन डी सैन्य सेवा। क्वेश्चन क्या है कि इस काल में किस प्रकार के सामंती संबंधों को धीरे धीरे महत्ता प्राप्त हुई? तो ये हो जाएगा सैन्य सेवा को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन्य सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सामंतों को प्रदान नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए भू राजस्व का संग्रह, ऑप्शन बी दंड देने तथा अर्थदंड लगाने का अधिकार, ऑप्शन सी अन्य राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उनकी अपनी भूमि में निहित भू निधियों एवं खानों पर अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर से देखिए क्वेश्चन, कौन सा अधिकार सामंतों को प्रदान नहीं किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या अधिकार सामंतों को प्रदान नहीं किया जाता था? अन्य राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार सामंतों को नहीं प्रदान किया जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप सामंत शासकों की संख्या में वृद्धि का निम्नलिखित में से क्या परिणाम नहीं निकला? ऑप्शन ए आय का मध्यस्थों के हाथ में चला जाना, ऑप्शन बी राजा की स्थिति कमजोर हो जाना, ऑप्शन सी प्रमुख अधीनस्थ शासकों की स्थिति कमजोर हो जाना, ऑप्शन डी कृषकों पर आर्थिक मंदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए। उप सामंत शासकों की संख्या में वृद्धि का निम्नलिखित में से क्या परिणाम नहीं निकला? तो इसका आंसर हो जाएगा
प्रमुख अधीनस्थ शासकों की स्थिति कमजोर हो जाना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रमुख अधीनस्थ शासकों की स्थिति कमजोर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समकालीन सामंतवादी भूमि व्यवस्था में बिचौलिए की संख्या में वृद्धि के कारण कृषकों को भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर अदा करने के लिए भी बाध्य किया गया। कृषकों को निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त कर प्रदान नहीं करना पड़ता? ऑप्शन ए, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अनुरक्षण या देखरेख के लिए सामंती बटाईदारों द्वारा लगाए गए अतिरिक्त कर। ऑप्शन बी है दस्तकारों द्वारा उत्पादित माल पर लगाए गए कर। ऑप्शन सी है मंदिरों द्वारा आरोपित कर। ऑप्शन डी है जातीय पंचायतों द्वारा जातिगत करारोपण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि समकालीन सामंतवादी भूमि व्यवस्था में बिचौलिए की संख्या में वृद्धि के कारण कृषकों को भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर अदा करने के लिए भी बाध्य किया गया। कृषकों को निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त कर प्रदान नहीं करना पड़ता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातीय पंचायतों द्वारा जातिगत करारोपण। जातीय पंचायतों द्वारा जातिगत करारोपण। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशुद्ध प्रशासकीय दृष्टि से सामंतवादी व्यवस्था का क्या लाभ था? क्वेश्चन फिर से देखिए। विशुद्ध प्रशासकीय दृष्टि से सामंतवादी व्यवस्था का क्या लाभ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए पहले, इससे बेहतर प्रशासन की स्थापना हुई। और ऑप्शन बी, इससे प्रशासनिक कुशलता में अभिवृद्धि हुई। ऑप्शन सी, इससे केंद्रीय शासन द्वारा नियंत्रित अधिकारी तंत्र या नौकरशाही को बनाए रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई। और ऑप्शन डी है, इसके द्वारा प्रशासन जन औषधि एवं जन पेशाओं के प्रति और अधिक जागरूक हो गया। तो इस तरह से आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाए, क्वेश्चन पहले फिर से देखिए। विशुद्ध प्रशासकीय दृष्टि से सामंतवादी व्यवस्था का क्या लाभ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इससे केंद्रीय शासन द्वारा नियंत्रित अधिकारी तंत्र या नौकरशाही को बनाए रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक ग्रंथ जो 11वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन का विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है वह है सोमदेव का कथा सरित सागर। ऑप्शन बी है क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। ऑप्शन सी है कलहण की राजतरंगिणी। ऑप्शन डी है आनंद वर्धन का प्रबोध चंद्रोदय। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या है? एक ग्रंथ जो 11वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन का विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है वह है, क्या है वह? देखिए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा सोमदेव का कथा सरित सागर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा सोमदेव का कथा सरित सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुजरात के चालुक्य वंश को किस राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था? क्या है क्वेश्चन? गुजरात के चालुक्य वंश को किस राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था? ऑप्शन ए बघेल या सोलंकी। ऑप्शन बी पूर्वी चालुक्य। ऑप्शन सी है गुर्जर। और ऑप्शन डी है कच्छपघात। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? फिर से देखिए, गुजरात के चालुक्य वंश को किस राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बघेल या सोलंकी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदेल साम्राज्य का जेजक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से व्युत्पन्न हुआ था? ऑप्शन ए जयशक्ति। ऑप्शन बी विजय शक्ति। ऑप्शन सी नानुक। ऑप्शन डी हर्ष। क्वेश्चन क्या है कि चंदेल साम्राज्य का जेजक भुक्ति
नाम किस चंदेल राजा के नाम से व्युत्पन्न हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय शक्ति। क्या हो जाएगा आंसर? जय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समकालीन अंतर्राज्यीय संबंधों का आधार स्तंभ मंडल व्यवस्था या सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए, इसने युद्ध के दौरान अनुसरण की जाने वाली एक व्यापक शिष्टाचार या आचार संहिता का निर्धारण किया। ऑप्शन बी है, इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार पड़ोसी राज्य एक स्वाभाविक या नैसर्गिक शत्रु होता है। ऑप्शन सी है, इस सिद्धांत ने यह विचार प्रतिपादित किया है कि पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध करने से ही अपने राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक हित सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन डी है, इसने इस मान्यता का प्रतिपादन किया है कि एक सार्वभौम नरेश अपनी सेना का नेतृत्व अन्य किसी शासक को नहीं सौंपेगा। क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर? फिर से क्वेश्चन समझिए। समकालीन अंतर्राज्यीय संबंधों का आधार स्तंभ मंडल व्यवस्था या सिद्धांत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार पड़ोसी राज्य एक स्वाभाविक या नैसर्गिक शत्रु है। क्या है? स्वाभाविक या नैसर्गिक शत्रु होता है। इस तरह आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्व मध्यकाल में कृषक जनता की गतिशीलता में कमी आने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था का स्थानीय कारण। ऑप्शन बी, जनता की समान निर्धनता। और ऑप्शन सी है, सामंतवादी व्यवस्था के कारण सामाजिक गतिशीलता में ह्रास। ऑप्शन डी है, व्यापार वाणिज्य एवं नगरीय जीवन की अवनति। क्या है? व्यापार वाणिज्य एवं नगरीय जीवन की अवनति। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 36 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा जनता की सामान्य निर्धनता। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। इसका आंसर ऑप्शन बी, जनता की सामान्य निर्धनता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि पूर्व मध्यकाल में कृषक जनता की गतिशीलता में कमी आने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? तो जनता की समान निर्धनता उत्तरदायी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथों में केंद्रीभूत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भू बिचौलियों। ऑप्शन बी, राज परिवार के। ऑप्शन सी, सामंत वर्ग के। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथों में केंद्रीभूत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा उसका? उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्यकालीन शासक एवं सामंत शासक अपने अतिरिक्त या अधिशेष धन का उपयोग किस रूप में करते थे? क्या है क्वेश्चन कि पूर्व मध्यकालीन शासक एवं सामंत शासक अपने अतिरिक्त या अधिशेष धन का उपयोग किस रूप में करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिखावे में खर्च करने और लड़ाइयाँ लड़ने में। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? दिखावे में खर्च करने और लड़ाइयाँ लड़ने पर। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन सामंतवादी समाज की एक सामान्य विशेषता थी। क्या थी एक सामान्य विशेषता? यह ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, सामाजिक दृष्टिकोण आधिकारिक रूप से संकुचित होता गया। ऑप्शन बी, समाज में प्रभावशाली व्यक्ति वे थे जो भूमि से अपनी जीविका अर्जित करते थे और भूमि पर काम या कृषि नहीं करते थे।
ऑप्शन सी, राजनीतिक दृष्टि से सामंत शासकों की तुलना में राजा की स्थिति कमजोर थी क्योंकि राजा को अपने दायित्व के निर्वाह के लिए सामंत शासकों पर आश्रित रहना पड़ता था। इस तरह से आपका डी ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा क्योंकि उत्पादन वृद्धि के लिए कोई प्रेरक परिस्थितियां विद्यमान नहीं थी, अतः न्यूनतम उत्पादन स्तरों को ही समाज सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से समझिए पहले। क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन सामंतवादी समाज की एक सामान्य विशेषता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज में प्रभावशाली व्यक्ति वे थे जो भूमि से अपनी जीविका अर्जित करते थे पर भूमि पर काम या कृषि नहीं करते थे, काम या कृषि नहीं करते थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामंतवादी समाज के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? ऑप्शन ए, इससे शासक की स्थिति कमजोर हुई। ऑप्शन बी, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य रूप से खराब होती गई। ऑप्शन सी, समाज के अन्य क्या है? ऑप्शन सी, समाज के उच्च एवं निम्न वर्ग के मध्य सामाजिक विषमता में वृद्धि। और ऑप्शन डी है, विवाह, छुआछूत एवं खान पान संबंधी नियमों में दुर्हता बढ़ती गई। क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में सामंतवादी समाज के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य रूप से खराब होती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता था? ऑप्शन ए, वर्ण। ऑप्शन बी, व्यवस्था या पेशा। ऑप्शन सी, मूल निवास प्रदेश। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या होगा आंसर? डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल में जातियों की संख्या में अतिशय समृद्धि का क्या कारण था? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, समस्त हस्तशिल्प या दस्तकारियों एवं व्यवसायों का जातियों के रूप में रूपांतरण। ऑप्शन बी, विशाल संख्या में वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति। ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, जातियों का स्थानीयकरण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल में जातियों की संख्या में अतिशय समृद्धि का क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, उपर्युक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन ब्राह्मणवादी ग्रंथों या धर्मशास्त्रों में किस संभावित कारण से उन व्यवसायों की भर्त्सना की गई है जिनके लिए प्रौद्योगिकी या तकनीकी ज्ञान आवश्यक था? क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए, पूर्व मध्यकालीन ब्राह्मणवादी ग्रंथों या धर्म शास्त्रों में किस संभावित कारण से उन व्यवसायों की भर्त्सना की गई जिनके लिए प्रौद्योगिकी या तकनीकी ज्ञान आवश्यक था? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का क्या हो जाएगा आंसर? देखिए क्वेश्चन नंबर 43, तकनीकी ज्ञान में अंतर्निहित शक्तियों के प्रति क्या हो जाएगा? तकनीकी ज्ञान में अंतर्निहित शक्तियों के प्रति आशंकाएं। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पूर्व मध्यकाल में ब्राह्मणों के सत्कर्मों में परिवर्तन होने का स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से किस तथ्य या कथन से होता है? ऑप्शन ए, ब्राह्मण आपातकाल में सत्कर्मों के साथ साथ कृषि कार्य भी कर सकता था।
ऑप्शन बी, ब्राह्मण केवल आपातकाल में ही कृषि कर्म नहीं करते थे, अपितु न्यूनाधिक रूप से कृषि कर्म उनका एक सामान्य उद्यम था। ऑप्शन सी, जो कृषि कर्म दूसरे लोगों पर आश्रित हो और जिससे किसी को शारीरिक क्षति पहुंचती हो, ऐसा कृषि कर्म ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध था। ऑप्शन डी है, ब्राह्मण की सामाजिक प्रतिष्ठा उसके व्यवसाय के द्वारा निर्धारित नहीं होती थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, पूर्व मध्यकाल में ब्राह्मणों के सत्कर्मों में परिवर्तन होने का स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से किस तथ्य या कथन से प्राप्त होता है? इसमें आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण केवल आपातकाल में ही कृषि कर्म नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? ब्राह्मण केवल आपातकाल में ही कृषि कर्म नहीं करते थे, अपितु न्यूनाधिक रूप से कृषि कर्म उनका एक सामान्य उद्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ब्राह्मण की सामाजिक क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में याज्ञवल्क स्मृति पर लिखी गई टीका दाय भाग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके लेखक हैं? ऑप्शन ए, मेधातिथि, ऑप्शन बी, विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी, पाराशर, ऑप्शन डी है नारद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9वीं शताब्दी में याज्ञवल्क स्मृति पर लिखी गई टीका दाय भाग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके लेखक हैं मेधातिथि। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलबरूनी ने यह क्यों लिखा है कि वैश्यों एवं शूद्रों के बीच केवल नाम मात्र का अंतर था? ऑप्शन ए, वैश्यों ने कृषकों का व्यवसाय अपना लिया। ऑप्शन बी, व्यवसाय एवं वाणिज्य के पतन के कारण वैश्यों ने अपनी आर्थिक प्रतिष्ठा खो दी। ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है, वैश्य लोग मुक्त रूप से शूद्र जातियों से विवाह करने लगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, 46 नंबर आंसर। ठीक है, 46 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अलबरूनी ने ये क्यों लिखा है कि वैश्यों एवं शूद्रों के बीच केवल नाम मात्र का अंतर था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद के उदय का सर्वाधिक निकृष्ट राजनीतिक दुष्परिणाम हुआ। ऑप्शन ए देखिए, राजा के निरंकुश अधिकारियों में वृद्धि। ऑप्शन बी है, राज दरबार में षड्यंत्रात्मक कुचक्रों में तीव्रता। ऑप्शन सी है, केंद्रीय सत्ता का शिथिल होना। ऑप्शन डी है, सामंत शासकों द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित करने का प्रयास करना। तो इस तरह से आंसर क्या सही होगा? पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद के उदय का सर्वाधिक निकृष्ट राजनीतिक दुष्परिणाम हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सत्ता का शिथिल होना। क्या होना? केंद्रीय सत्ता का शिथिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्यकालीन समाज का कृषि आधारित स्वरूप निम्नलिखित किस कथन से स्पष्ट होता है? ऑप्शन ए, इस बात पर बल दिया गया कि शूद्र उच्च वर्गों की सेवा कृषि या औद्योगिक कार्यों के माध्यम से करें। ऑप्शन बी, शूद्रों को इस बात की गंभीर चेतावनी दी गई यदि उन्होंने द्विशुश्रूषा का अपना कर्तव्य छोड़ दिया तो उन्हें नरकगामी होना पड़ेगा। ऑप्शन सी, उच्च वर्गों को निम्न वर्गों के अशुद्ध या फिर से इसको देखिए, उच्च वर्गों को निम्न कोटि के अशुद्ध या हीन व्यवसाय से दूर रखा गया। वैश्यों एवं शूद्रों को राजनीति, युद्ध एवं प्रशासन संबंधी कार्यों से
बहिष्कृत कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी देख लीजिए पहले। कृषि कर्म को समस्त वर्णों के समान धर्म में शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन देखिए एक बार, पूर्व मध्यकालीन समाज का कृषि आधारित स्वरूप निम्नलिखित में से कथन से स्पष्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? कृषि कर्म को समस्त वर्णों के सामान्य धर्म में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्यज जातियां वे थे जो, क्या है क्वेश्चन? अंत्यज जातियां वे थी जो, ऑप्शन ए चातुर्वर्ण व्यवस्था के बाहर थी, ऑप्शन बी निम्नतम एवं पतित बहिष्कृत जातियों के लोग, ऑप्शन सी कुछ विशेष हस्तशिल्पों एवं व्यवसायों का अनुसरण करने वाला, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जाति पूर्व मध्यकालीन सुपरिचित वर्ण संकर जाति नहीं थी? ऑप्शन ए अम्बरथ वैद्य, ऑप्शन बी मागधम और मागध, ऑप्शन बी क्या है? मागध यानी दरबारी चारण, ऑप्शन सी है मोदक मिष्ठान बनाने वाला, ऑप्शन डी कायस्थ मुंशी एवं लिपिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कायस्थ मुंशी एवं लिपिक। क्वेश्चन है कि कौन सी जाति पूर्व मध्यकालीन सुपरिचित वर्ण संकर जाति नहीं है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी मोदक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन डी और सी मोदक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और इस तरह से ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपके प्रिपरेशन में लाभ पहुंचाती है तो आप लोग जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन लोगों ने अभी पिछले क्लासेस नहीं किए हैं, पिछले प्रैक्टिस सीरीज नहीं सॉल्व किए हैं, वो लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।